नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश में चुनाव की रणभेड़ी बहुत जल्द बजने वाली है। 16 या 17 मार्च को संभावना है कि देश में चुनाव की रूपरेखा जो है उसकी घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि अभी तक बिहार के एक भी सीट पर देखा जाए तो किसी भी दल के द्वारा कोई भी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए गए हैं और बहुत हद तक जो है वो सीटों का बंटवारा भी अभी पर्दे के पीछे हुआ है, पर्दे के सामने नहीं हुआ है। लेकिन बता दें कि तेलंगाना की प्रमुख पार्टी एआईएमआईएम के द्वारा बिहार में कल 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई। और आपको हम बता दें कि ये 11 सीट जो हैं, इसमें से 7 वैसे सीट हैं जहां पर जदयू मजबूत उम्मीदवार है और 7 में से 6 जगहों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। बाकी 4 जगह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा आरोप लगता है कि एआईएमआईएम जो है ओवैसी की पार्टी, वो बीजेपी की बी टीम है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह कहा जा चुका है, मंचों से कहा जा चुका है कि यह बीजेपी की बी पार्टी है। अन्य दलों के द्वारा भी कहा गया। और देखिए कि 11 सीटों में से 7 सीट पर जदयू ने 2019 में उम्मीदवार बताए थे और 4 सीट जो बीजेपी के हैं उस पर यह कहा जा रहा है कि इसको मैनेज करने के लिए, ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जदयू पर ही टारगेट कर रहे हैं बल्कि बीजेपी पर भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनका वास्तविक टारगेट जो है वो जदयू ही है। तो ऐसे में संभावनाएं उठ रही हैं कि क्या नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते हैं सबसे पहले सीटों की संख्या, नाम जो सीटों पर जिन पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे: किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, काराकाट, उजियारपुर, बक्सर। इसमें हम बता दें कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, फिर से भागलपुर, गया, काराकाट, ये ऐसे 7 लोकसभा सीट हैं जहां पर या तो जदयू ने लड़ा चुनाव और विजयी भी हुए। केवल किशनगंज में जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी 2019 के चुनाव में विजयी हुए थे। जबकि आपको बता दें 4 सीट जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बक्सर और उजियारपुर, ये 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और यहां पर जो है वो एआईएमआईएम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सीमांचल के क्षेत्र में लगने की संभावना है। आप देख लीजिए कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर 2019 में जदयू के द्वारा चुनाव लड़ा गया था और इसमें से 3 सीटों पर विजय प्राप्त की गई थी: अररिया, पूर्णिया और कटिहार। और ये चारों सीट जो हैं वो एआईएमआईएम के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि यहां पर जो उनकी पार्टी के कोर वोटर हैं, अल्पसंख्यक समाज, उनका बहुत ही ज्यादा दबदबा है। और ऐसे में एक बहुत बड़ी सेंधमारी जो है वो ओवैसी की पार्टी के द्वारा किया जा सकता है। और ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान तो होगा ही होगा, महागठबंधन को भी इसका नुकसान होगा। तो 2020 के चुनाव में ही आप देख ले, 22 जो विधानसभा के क्षेत्र हैं सीमांचल में, वहां पर 5 पर विजय प्राप्त की गई एआईएमआईएम के द्वारा। और बहुत सारे सीटों को हरवाने में जो महागठबंधन हार गया था उसमें प्रमुख भूमिका रही थी ओवैसी की पार्टी की। लेकिन इन सब से इतर यह प्रश्न उठ रहा है कि इन क्षेत्रों में या फिर अन्य भी जो क्षेत्र हैं, भागलपुर देख लें आप, फिर से गया का देख लें, फिर से हम देख लें काराकाट को देख लें, ये सब ऐसे सीट हैं जहां पर जदयू जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ी हुई है और यहां पर मुस्लिम मतदाता जो है वो काफी बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में सीमांचल के 4 सीट और इधर के 3 सीट पर अगर ओवैसी की पार्टी के द्वारा सेंधमारी की जाती है तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एआईएमआईएम जो है उन्होंने अभी अपने 2 प्रत्याशी के नाम घोषित किए हैं, एक कटिहार से जो कि अख्तरुल इमाम होंगे और एक किशनगंज से, माफ कीजिए, किशनगंज से अख्तरुल इमाम होंगे और कटिहार से एक और उम्मीदवार का नाम लगभग घोषित किया जा चुका है। बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों पर नाम की घोषणा होना बाकी है। लेकिन एआईएमआईएम के इस फैसले से यह कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी के लोकसभा क्षेत्रों पर नुकसान पहुंचा पाए या ना पाए,
लेकिन जदयू के लोकसभा क्षेत्रों पर बहुत बड़ा असर इसका देखने को मिलेगा। तो क्या इसमें ये प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या ओवैसी की पार्टी, जिस पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्या जानबूझकर बिहार में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जदयू के खिलाफ उतारे गए हैं? क्या एक स्ट्रेटजी है क्या कि हमें नीतीश को साथ में रखना है लेकिन नीतीश को आगे नहीं बढ़ने देना है, नीतीश के सीटों को संख्या को इतना कम करना है ताकि आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें यह कहा जा सके, या फिर यह भी कहा जा सके कि लोकसभा में हमें जितनी भी सफलताएं मिली है वो बीजेपी के नाम पर मिली है, मोदी के चेहरे पर मिली है। अगर ऐसा रहता तो ओवैसी की पार्टी आपका नुकसान नहीं कर पाती। तो देखिए क्या है राजनीति इसके बीच में। लेकिन जब से एआईएमआईएम ने जब घोषणा किया है 11 सीटों का और जो जदयू के सीट हैं उस पर घोषणा किया गया है, तब से ये प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत है या फिर ओवैसी को ऐसा लगता है कि इन सीटों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपनी उपस्थिति को मजबूती के साथ दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।